Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we are going to talk about a story. It is in actual a chapter from your book, chapter number 8, The Wolves of Sandalwood. And it is a mysterious story written by Saki. अब वुल्व्स ऑफ सैंडोग्रेड्स का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं इसकी वजाहत ज़रूरी समझता हूँ, देन वी विल गो अहेड. वुल्व्स इन एक्चुअल इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वुल्फ. सही, जैसा कि हम ये जानते हैं कि वो वर्ड्स इंग्लिश में जो कि एफ पर एंड होते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ द वर्ड ऑफ लीव की, एफ आता है आखिर में. सो द वर्ड which has a letter of F in its ending. तो ऐसे वर्ड्स की जब भी हम प्लूरल बनाते हैं तो इस F को हम हटा देते हैं और इसकी जगह ऐड करते हैं हम VES. तो लीफ इज़ अ सिंगुलर फॉर्म एंड लीव्स इज़ अ प्लूरल फॉर्म. इसी तरह लाइफ है, F आता है और F का साउंड आ रहा है. इन एक्चुअल देखें, आपको साउंड पर फोकस करना होता है. सो एफ का साउंड लास्ट में आ रहा है. सो जब हम इसकी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो ये बन जाती है लाइव्स. सही, और लाइव्स ऐसे बन जाती है LIVES. सही है. इसी तरह देखें, ये वर्ड जो आपके सामने लिखा हुआ है वुल्फ, इन एक्चुअल ये वुल्फ था, ये है वुल्व्स. सही है, प्लूरल फॉर्म बनी VES at the end of its letter was added. So the wolves of सैंडोग्रेड्स के भेड़िए. सैंडोग्रेड इज़ द नेम ऑफ अ फैमिली. सही है, ये फैमिली का नेम है. और अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फैमिली कौन सी है. असल में देखें, इंग्लिश लिटरेचर में अगर आप देखें तो मुख्तलिफ लिटरेचर्स और मुख्तलिफ कल्चर के यूज़ होने वाले वर्ड्स आपको नज़र आएंगे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के. सो ये सैंडोग्रेड्स है तो फैमिली का नेम, बट इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड, सॉरी जर्मन वर्ड. सही. तो वुल्व्स ऑफ सैंडोग्रेड्स के फैमिली के भेड़िए. इस स्टोरी के बारे में पहले ये जान लें, इट इज़ रिटन बाय साकी, ही वाज अ राइटर. और ये है एक ऐसी स्टोरी जिसको आप मिस्टीरियस स्टोरी कह सकते हैं, जिसके अंदर मिस्ट्री नज़र आती है, यानी पुष्प इसरारियत. सो इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स स्टोरी, सो सबसे पहले तो ये बताया गया है कि सैंडोग्रेड्स का ये किला जो कि बैरन और बैरनेस ने ख़रीदा था, वो उसमें आकर रहने लगे थे. इसके बारे में लोगों में क्या बातें मशहूर थी और असल स्टोरी इसके बारे में क्या थी. कहानी कुछ यूँ शुरू होती है. देखिए, मैंने यहाँ जो पॉइंट्स लिखे हैं आप इनको ज़रूर राइट डाउन कीजिएगा और देन आई विल रेकमेंड कि आप इस स्टोरी को ज़रूर पढ़िएगा जो कि आपके चैप्टर में शामिल है, करी कॉलम में शामिल है. चैप्टर नंबर 8 है ये और पेज नंबर 99 है बुक में. तो यहाँ मैं कुछ वो वाली बातें भी यहाँ जिक्र करूँगा जो कि ये कह लें कि इसकी वजाहत में जाती हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन में जाती हैं. ये बताया गया है कि एक करैक्टर है जिसको हम बैरन कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ना जागीरदार, और बैरनस जो कि उसकी वाइफ है, उन्होंने एक किला ख़रीदा था. और ये जो किला था ये सैंडोग्रेड्स फैमिली का था. तो इस किले को जब इन्होंने ख़रीदा और ये यहाँ रहने लगे तो बैरनस जो है, यानी ये बैरन की जो वाइफ है बैरनस, इसका एक भाई था कॉनरेड, जो कि हैम्बर्ग का मर्चेंट था. हैम्बर्ग इज़ द नेम ऑफ अ जर्मन सिटी. सही है. तो ये जर्मन सिटी का नेम है. जैसे कि आप बात करते हैं ना मैनचेस्टर की और आप बात करते हैं न्यूयॉर्क की, तो ज़ाहिर है कि ये सिटीज़ के नेम है. मैनचेस्टर इज़ द नेम ऑफ इंग्लैंड सिटी, इंग्लैंड की एक सिटी का नाम है. इसी तरह ये हैम्बर्ग जर्मन सिटी का नाम है, यानी जर्मनी में एक शहर है. तो हैम्बर्ग का मर्चेंट यानी ताजिर था वो कॉनरेड, जो कि अपनी बहन से मिलने के लिए आया हुआ था, बैरनेस से, ब्रदर ऑफ बैरनेस. सही. बताया जाता है कि कॉनरेड जो कि स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन रखने वाला शख्स था, इसने अपनी बहन बैरनेस से पूछा उस किले के बारे में जिसको इन्होंने ख़रीदा था. बैरन और बैरनेस ने जब उसने वो देखा कि ये बड़ा पुराना किला है और ये बहुत बड़ा किला है, और ये कह लें कि जिस तरह हमारी यहाँ हवेलियाँ होती हैं, और
वो किसी न किसी बड़ी शख्सियत से मंसूब होती हैं और फिर उसके बारे में कहानियाँ भी मशहूर होती हैं कि यहाँ पर जीभूत होते हैं और यहाँ पर डरावनी चीज़ें नज़र आ जाती हैं आसिर बैरनस के भाई कॉनरेड ने उससे ये पूछा कि क्या इस किले के बारे में भी कोई कहानी मशहूर है जो आपने ख़रीदा है। तो वो बैरनस ये जवाब देती है अपने भाई को कि हाँ, इसके बारे में भी एक कहानी मशहूर है। और कहानी ये मशहूर है कि ये जो किला है जो कि सैंडोगेट्स फैमिली का कभी था, कहानी ये मशहूर है कि यहाँ पर जब भी कोई मरता है तो मरने वाले के मरने के मौके पर एक बड़ा ही अजीब वाक़या पेश आता है। और वो अजीब वाक़या ये पेश आता है, वो ये बताती है कि जब भी कोई मरने लगता है ना तो यहाँ पर आकर बहुत सारे भेड़िए जमा हो जाते हैं और यहाँ कोई गाँव के कुत्ते हैं और जो आसपास खेत है उसके जो कुत्ते हैं डॉग्स वो सब आके जमा हो जाते हैं और लेट नाइट तक हाउलिंग एंड बार्किंग भौंकते रहते हैं, चीखते चिल्लाते रहते हैं। सही, ये सिलसिला चलता रहता है और जब भी कोई मरता है। लेकिन ये बात झूठी है। बैरनस अपने भाई को ये बात बता रही है, वो कहती है ये बात झूठी है इसलिए कि जब मेरी यहाँ पर मदर इन लॉ का इंतकाल हुआ तो ऐसा कोई भी वाक़या पेश नहीं आया था। ना यहाँ पर कोई भेड़िया आया, ना कोई यहाँ पर डॉग आया और उन्होंने ना आगे कोई शोर मचाया। तो ये सिर्फ एक कहानी है जो कि इस जगह की अहमियत को बढ़ाने के लिए लगता है कि इन्वेंट कर ली गई है और ऐसी चीज़ों में तो पैसे भी नहीं लगते। अब जब ये बात इनके दरमियान चल रही होती है और स्टोरी इसी डिस्कशन से स्टार्ट होती है तो एक कैरेक्टर जिसका नाम एमिली है और जिसको इन एक्चुअल उसका असल नाम है फ्रॉलिन स्कैमेट है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये MCQs में आता है। और ये ओल्ड गवर्नेंस है इन्हीं की फैमिली की, बैरन और बैरनस की फैमिली की। जब वो ये बात सुनती है कि ये सैंडोग्रेट्स के इस किले के बारे में ये बात कर रहे हैं, उस लेजेंड उस स्टोरी के बारे में विच इज़ अटैच टू दिस कैसल, तो वो फ़ौरन इंटरप्ट करती है और वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि स्टोरी कुछ और है, ऐसा नहीं है जैसा तुम बताती हो। ये बात फ्रॉलिन स्कैमेट यानी एमिली किसको कहती है? बैरनस को कहती है, जो अपने भाई को स्टोरी सुनाई है। और उसका भाई कौन है? कॉनरेड है। सही है। एक पेपर के ऊपर आप ज़रूर कैरेक्टर्स के नाम लिख लें, क्योंकि हमने कैरेक्टर्स के नाम लिखे इसलिए हैं ताकि याद करने में आसानी हो जाए और ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगी आपके लिए उस वक्त जबकि आप अटेंड कर रहे होंगे ना क्वेश्चन और याद कर रहे होंगे क्वेश्चन, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो फ्रॉलिन स्कैमेट यानी एमिली, फ्रॉलिन स्कैमेट इज़ द रियल नेम ऑफ एमिली, याद रखना ही आपने। वो ये कहती है कि नहीं स्टोरी ऐसे नहीं है बल्कि जैसे तुम सुना रही हो, बल्कि स्टोरी कुछ और है। और स्टोरी ये है कि जब यहाँ पर सैंडोग्रेट्स फैमिली का कोई मरता है तो कुत्ते आते हैं और भेड़िए आते हैं और वो रात गए तक शोर मचाते हैं और जब उनका ये शोर बढ़ता है और बढ़ता जाता है, कंटिन्यूसली होता रहता है, तो उस मौके पर मरने वाले की रूह उसके जिस्म को छूती है और पार्क में एक ट्री भी क्रैश डाउन हो जाता है, टूट कर गिर जाता है और इस तरह ये सारा मामला होता है। ये सिर्फ इस सैंडोग्रेट्स फैमिली के मेंबर्स के लिए होता है और हर किसी के लिए नहीं होता। ये जो तुम कह रही हो ना कि जब भी कोई मरता है और ऐसा हो जाता है, नहीं, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, बल्कि ये उस वक्त होता है जो कि सैंडोग्रेट्स फैमिली का ताल्लुक रखने वाला मेंबर हो, उसके मरने पर ऐसा होता है। अब जब वो ये बात सुनती है और आखिरी वर्ड्स एमिली के ये सुनती है कि जब कोई और मरता है तो ऐसा नहीं होता, और ये बात वो बड़ी हकारत के साथ कहती है, बड़े हेटफुल स्टाइल में, तो बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है ये बात एमिली की बैरनस को। क्यों? क्योंकि एमिली खुद इनकी ओल्ड गवर्नेंस है, एक ऐसी बुढ़िया खातून मुलाजमा जो कि इनके घर का काम भी करती है और इनके बच्चों को भी पढ़ाती है। तो वो बोलती कि तुम्हें कैसे पता इतनी स्टोरीज़ के बारे में, तुम ये कैसे जानती हो? तो वो ये कहती है कि मैं खुद सैंडोग्रेट्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इसके बारे में इस कैरेक्टर के बारे में राइटर ने ये भी लिखा कि ये वेल ड्रेस थी, अच्छा लिबास पहनी होती थी और वेल फेड, बड़ी ताज़ी लगता था खाते पीते घराने से, लेकिन हालात बदल गए थे इनके और ये बूढ़ी हो गई थी और इनका जो किला था, जाहिर है कि बादशाह भी हमेशा बादशाह नहीं रहते, वो भी कभी फ़कीर हो जाते हैं।
दौलतें लुट जाती हैं, ख़जाने ख़त्म हो जाती हैं, सब ख़त्म हो जाता है। तो इन्हीं का ये किला था और ये इसी में आकर अब एक वक्त ऐसा आया कि अपने ही किले में आकर नौकर बनकर काम कर रही थी। वो कहती है कि मैं खुद सैंडविच फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। कहती है कि यही रियल स्टोरी है और ये जो तुमने सुनाई है वो रियल स्टोरी बल्कि र्यूमर है, वो एक फेक स्टोरी जो वैसे यहाँ के बारे में शुरू कर दी गई है। अब ये बात हो जाती है, वक्त गुजर जाता है, लेकिन बैरोनेस को ये बात बहुत बुरी लगती है। थोड़ा वक्त गुजरता है और फिर यही एमिली जिस ग्रुप के साथ बैरोनेस और उसके कुछ मेहमान, उसके कॉनरेड, उसका भाई कॉनरेड खड़ा हुआ था, ये बातें कर रहे होते तो उनको छोड़कर खामोशी से जब वो देखती है कि किसी और मौजू में वो मसरूफ़ हो गए हैं, उनको छोड़कर ये अपने काम में चली जाती है। ये किसी से गुफ्तगू भी करती भी नहीं थी और बिल्कुल खामोश रहा करती थी, लेकिन ये एक ऐसा मौका था जिस पर इसने बहुत ज़्यादा ये कह लें कि जोश का इजहार किया और ये किसी एक को भी मुखातिब नहीं कर रही थी, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट देखकर, सामने देखकर बात कर रही थी, जैसे ही किसी एक को नहीं बल्कि सबको मुखातिब कर रही है। किसी एक की तरफ अगर आपका रुख हो जाए और लोग बहुत सारे बैठे हों आपके सामने, तो वहाँ पर ये ख्याल किया जा सकता है कि हो सकता है कि आप स्पेशली उस बंदे को ये बात कहना चाहते हैं, होता है ना ऐसा, बट यहाँ पर इसने ऐसा नहीं किया। बैरोनेस को बहुत बुरा लगा। बैरोनेस ये कहती है कि मैंने तो बस इसको कुछ कामों के लिए रोक रखा है, ये बस क्रिसमस गुजर जाए, इसके बाद तो मैं इसकी छुट्टी कर दूंगी। अभी अगर ऐसा मुझे ज़रूरत ना होती ना इसकी, तो मैं अभी इसको नोटिस दे देती और नौकरी से निकाल देती। वक्त गुजरता रहता है, लेकिन जब क्रिसमस का मौका आने लगता है तो एमिली बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। इतनी ज़्यादा बीमार कि स्टेड इन हर रूम, अपने ही कमरे में उसको स्टे करना पड़ता है। और इसकी ये हालत देखकर बैरोनेस और बैरन, इनके घर में आए हुए यानी इनके किले में आए हुए जो मेहमान थे, वो भी इस बारे में बात कर रहे होते हैं और ये भी आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एमिली इतनी ज़्यादा बीमार हुई हो। बैरोनेस खुद अपने मेहमानों को बता रही होती है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये इतनी ज़्यादा बीमार हुई हो और ये इतनी बीमार हो गई हो कि फिर इसको काम काज भी छोड़ना पड़ा हो। ये इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये इतनी ज़्यादा बीमार हो गई है। वो ये बात कर रहे थे तो वो उस आग के गिर जमा थे, बैठे हुए थे, सर्दियों की आखिरी शाम में, साल की आखिरी शाम में, दिसंबर का महीना था और वो ये बात कर रहे थे। तो यही बात चल रही थी उनके दरमियान। अचानक होता क्या है कि उनका जो लैप डॉग था जिसका नाम वैपी था, लैपटॉप किसे कहते हैं पहले तो आप इसको समझ लें ताकि हम आगे जब चलें तो आपको ये याद रहे कि वैपी है कौन। वैपी इज़ द नेम ऑफ देयर लैपटॉप। सही है। लैप असल में कहा जाता है गोद को। सही है, जैसे हम कहते हैं लैपटॉप इतना छोटा होता है कि आप उसको गोद में रख लेते हैं। सही है। तो वो छोटा सा डॉगी, वो डॉग इतना स्मॉल जो कि लैपटॉप उसको गोद में बिठाया जा सके, वो कहलाता है लैपटॉप। उनका जो लैपटॉप था यानी बैरोनेस का, उसका नाम था वैपी। वो बैठा हुआ था एक कुशन पर यानी सोफे पर बैठा हुआ था। अचानक होता क्या है कि सडनली वैपी जंप डाउन, अचानक वो नीचे कूद पड़ता है और थर थर काँपने लग जाता है और वो सोफे के नीचे घुस जाता है और काँप रहा होता है कंटिन्यूसली। तो ये देखकर अचानक वो लोग परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वैपी तुम्हें क्या हो गया अचानक। और वैपी की ये हालत होती ही है कि अचानक बुल्स की और डॉग्स की शोर की आवाज़ सुनाई देती है। सही। जो डॉग्स हैं ज़ाहिर है वो शोर मचाते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये बार्किंग कर रहे हैं। सही है ना। मैं यहाँ जो वर्ड्स लिख रहा हूँ ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब आप टेक्स्ट पढ़ें तो आपको याद रह सके कि इन वर्ड्स का मतलब है क्या। सही है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम पढ़ते हैं डिक्शनरी के अंदर, वैसे याद नहीं रहते, बट हम टेक्स्ट के अंदर पढ़ लेते तो हमें याद रहता है। तो डॉग ज़ाहिर है कि कुत्ते के बोलने को बोलना नहीं कहते बल्कि भौंकना कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं डॉग इज़ बार्किंग, द वॉकर। इसी तरह अगर कोई भेड़िया हो
तो क्या उसके चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ होती है उसको बार्किंग कह सकते हैं? नहीं, उसको कहते हैं हम हाउलिंग। सही है कि वो हाउल कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम उर्दू के अंदर मुख्तलिफ वर्ड्स मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि शेर दहाड़ता है, हाथी चिंघाड़ता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। सही है, इसी तरह आप इसको समझ लें। ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफरेंस कहीं कहीं तो होता है, कहीं कहीं नहीं होता, सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं। सो होता क्या है कि कुत्तों के और भेड़ियों के हाउलिंग और बार्किंग की आवाज़ आती है और एक शोर शुरू हो जाता है। एमिली परेशान हो जाती है, वो फ़ौरन भाग के जाती है, सॉरी बैरोनेस परेशान हो जाती है, वो भाग के जाती है वो एमिली के रूम में, यानी इस रॉलिन स्कैमेटिक्स का जो असल नाम था। वो फ़ौरन उसके कमरे में जाती है और जाकर देखती है कि परेशानी का आलम है और उसके कमरे की खिड़की भी खुली हुई है। वो फ़ौरन आगे बढ़ती है और जाकर उसके कमरे की जो खिड़की होती है वो विंडो, ये विंडो से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन भी आता है, तो आपने ऐसे इसको याद भी रखना है। सही, तो फ़ौरन जाती है और वो जो ओपन विंडो होती है उसको फ़ौरन जाकर बंद करने की कोशिश करती है बैरोनेस। तो एमिली फ़ौरन कहती है कि इस खिड़की को खुला रहने दो, क्यों खुला रहने दो। अब ये जो आवाज़ थी उसकी कि इस खिड़की को खुला रहने दो, बंद ना करो, इस आवाज़ में उसकी बीमारी की वजह से कमज़ोरी तो झलक रही थी, लेकिन साथ ही उसकी इस आवाज़ में एक हुक्म वाला, ये कह लें कि अंदाज भी था, एक तहक्कुम था उसके इस लहजे के अंदर। वो कहती है कि इस खिड़की को खुला रहने दो और रहने दो, इस आवाज़ को आने दो कि ये हमारी फैमिली का डेथ म्यूज़िक है, वो गीत जो हमारे मौत के वक्त हमें सुनाया जाता है। मैं बहुत खुश हूँ कि ये वुल्व्स और ये डॉग्स और ये वुल्व्स ये आ चुके हैं और मुझे मेरी फैमिली का गाना सुना रहे हैं। वो कहती है कि इसको खुला छोड़ दो, मैं इस गाने को सुनना चाहती हूँ जो कि हमारी फैमिली का गाना है। अब जब वो ये बात कहती है तो वो बोलती है कि तुम ऐसे मर जाओगी, सर्दी बहुत ज़्यादा है और तुम अपना ख्याल रखो, ऐसे ना करो। लेकिन वो उसे आखिरी आंसर दे चुकी होती है कि जाओ यहाँ से चले जाओ। अब वो फ़ौरन एमिली के कमरे को छोड़कर फ़ौरन वो पहुँचती है अपने गेस्ट के पास और वहाँ पहुँचकर वो कहती है कि उसके कमरे की खिड़की खुली हुई है और वो सर्दी से मर जाएगी और इतना ख़तरनाक ही मामला चल रहा है। इतने में जो उसका भाई होता है, हैम्बर्ग का मर्चेंट जो होता है कॉनरेड, वो चूँकि वो स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन रखने वाला शख्स होता है, तो वो गौर करता है और वो कहता है कि ये आवाज़ जो आ रही है ये हंड्रेड्स ऑफ वुल्व्स की है, हज़ारों सैकड़ों भेड़ियों की है जो अब आ रही है, ये कोई एक दो भेड़िए नहीं है। और गांव में भी वो भेड़िए कुत्ते जमा हुए थे और बहुत दूर तक, कभी कभी ऐसा लगता था वो आवाज़ बहुत दूर से आ रही है और कभी लगता है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा करीब से आ रही है, इतनी करीब से जैसे कि उस किले की दरो दीवार ये आवाज़ें निकाल रहे हो। और पाँव, चूँकि सर्दी का मौसम था, बर्फ़ गिर रही थी, पाँव के नीचे पड़ी बर्फ़ से ऐसा लगता था कि शायद यहीं से आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ का ये कह लें कि तयन नहीं किया जा सकता था, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा था कि ये आवाज़ अचानक बढ़ कैसे जाती है और इतना ख़तरनाक ये मामला हो कैसे जाता है। तो यही सिलसिला चल रहा होता है। एमिली के रूम से भी वो होकर आ जाती है और वो आके बताती है कि इस तरह का हाल है कि अचानक किसी के जहन में आइडिया आ जाता है और वो ये कहता है कि हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। लेकिन एक जवाब ये मिलता है कि उन्हीं में से कोई कहता है कि नहीं, डॉक्टर को हम नहीं बुला सकते क्योंकि अभी तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है, डॉक्टर कैसे आएगा यहाँ पर, और डॉक्टर के आने की तो कोई सूरत ही नहीं बनती, हम उसको कैसे बुलाएंगे। इन आवाज़ों को, ये जो भेड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, किसी कीमत पर भी इनको ख़रीदा नहीं जा सकता कि हम पैसे दें और थोड़ी देर के लिए इन आवाज़ों को बंद कर दिया जाए। देखिए नहीं, ये किसी कीमत पर भी इस सब शोर को रोका नहीं जा सकता। अब ये सिलसिला चल ही रहा होता है, उनकी परेशानी अभी जारी ही होती है कि अचानक एक आवाज़ आती है और फिर कहता है कि सुनो, ये दूसरी आवाज़ कौन सी है जो सुनाई दी। तो असल में ये वो आवाज़ थी कि जो उनके पार्क में एक ट्री था, वो क्रैश डाउन होकर गिर गया था।
ये उसके गिरने की आवाज़ थी। आपको याद होगा कि ट्री के क्रैश डाउन होने की बात भी उसने की थी कि जब हमारे यहाँ कोई मरने लगता है तो ये वाक़या भी पेश आता है। तो वही कहती है कि कोई कहता है कि देखो ये आवाज़ कौन सी है, ये दूसरी आवाज़ कौन सी है, तो पता चलता है कि ये वो ट्री था जो कि क्रैश डाउन हो गया है और गिर गया है। अब वो जब जाकर देखती है, एमिली के बारे में पता करते हैं तो पता ही चलता है कि उसकी जो रूह थी वो उसके जिस्म को छू चुकी है और वो इंतकाल कर चुकी है। उसके मरने के मंजर को भी बहुत ही ज़्यादा कहने के मिस्टीरियस स्टाइल में राइटर ने बयान किया है। और राइटर कहता है कि द क्राई ऑफ द वुल्व्स रोज ऑन द स्टिल विंटर एयर एंड फ्लोटेड राउंड द कैसल वॉल्स। वो जो भेड़ियों की चीखने की आवाज़ें थी, वो आवाज़ें वो दहशत और खौफ में वो निकाल रहे थे। ऐसा लगता था कि सर्दी की खामोश उस फजा में उनकी आवाज़ें उठ रही हैं एंड फ्लोटेड राउंड द कैसल वॉल्स, और जो किले की दीवारें हैं उनके आस पास इस तरह करके वो गर्दिश कर रही हैं। और द ओल्ड woman lay back on her couch with a look on long delayed happiness on her face। और वो बूढ़ी खातून ओल्ड गवर्नेंस यानी एमिली अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी और इस तरह फजा में घूरे जा रही थी कि जैसे उसको कुछ नज़र आ रहा हो, और उसके चेहरे पर एक ऐसी खुशी दिखाई देती थी जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, लॉन्ग डिलेड हो, एक ऐसी खुशी जिसके आसार फ़ौरन ना ख़त्म होते हो। उसका चेहरा खुशी से तमतमा उठा था और वो उन आवाज़ों को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थी जो उसे सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ें दूसरों के लिए तो मौत का पैगाम हो सकती थी, ये आवाज़ें दूसरों के लिए तो तकलीफ़ का सबब हो सकती थी, लेकिन ये सैनोग्रेड्स की इस लास्ट मेंबर रोज़ ये एमिली इसको सवाल स्कैमेट के लिए एक खुशी का पैगाम थी कि इसके अलविदा का वक्त आ चुका था। और ये खुशी से उन आवाज़ों को सुन रही थी। जब इसकी रूह निकलती है और ये इंतकाल कर जाती है तो वो आवाज़ें भी बंद हो जाती हैं, वो ट्री के क्रैश डाउन होने का जो लास्ट साउंड होता था वो भी ख़त्म हो जाता है। अब इन्हीं में कोई ऐसा भी होता है जो ये कहता है, यानी बैरनस और बैरन के जो ज़ाहिर है कि क्रिसमस का मौका है और लास्ट इवनिंग्स ऑफ द ईयर यानी दिसंबर की सर्दी की शामें और जाता हुआ वक्त और नया आने वाला साल, ये चूँकि सिनाई होता ये पूरा वो चल रहा था, उनके घर में मेहमान भी जमा थे, तो कोई ये रैशनल एक्सप्लेनेशन देता है। रैशनल एक्सप्लेनेशन किसे कहते हैं? ऐसी एक्सप्लेनेशन, ऐसी वजाहत जिसका ताल्लुक रैशन से हो, अकल से हो, यानी अकली वजाहत। सही। तो चूँकि ये मिस्टीरियस वाक़या था, पुरअसरार वाक़या था, तो कोई ये भी कहता है कि असल में ये जो सब कुछ हुआ ना, ये कोल्ड वेदर की वजह से हुआ है। कोल्ड वेदर की वजह से कैसे हुआ? ठंडे मौसम की वजह से, सर्द मौसम की वजह से। वो ऐसे कि ये सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसने कुत्तों को और भेड़ियों को जमा कर दिया, वो निकल कर परेशान होकर चीखने चिल्लाने लगे। रैशनल एक्सप्लेनेशन इन्होंने बनाई। और ये जो ट्री क्रश डाउन होकर गिरा है, असल में ये भी सख्त सर्दी की वजह से है कि उसने उसकी लकड़ी को तोड़ दिया, इतनी सख्त सर्दी पड़ी। बहरहाल ये इनकी अपनी एक्सप्लेनेशन थी। और अगले दिन जब न्यूज़पेपर में यही बात और यही ख़बर जब पब्लिश हुई तो वो इस अंदाज में पब्लिश की गई थी कि ऑन 29th December at Sandogratz, at Castle Sandogratz, Emily von Sandogratz, for many years the valued friend of Baron and Baroness Kruger। ये इसकी हेडलाइन थी कि 29 दिसंबर को सैंडोग्रेड्स कैसल में एमिली वॉन सैंडोग्रेड्स, एमिली जो कि सैंडोग्रेड्स फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, वो फॉर मैनी ईयर्स अपने वैल्यूड फ्रेंड्स बैरन और बैरन्स के साथ, मतलब ये था कि इंतकाल कर चुकी है। ये वही लोग थे जो जब एमिली ने असल स्टोरी सुनाई थी तो इन्हें ये बात बहुत बुरी लगी थी कि ये हमें इस तरह इस अंदाज में क्यों कह रही है,
हेटफुल स्टाइल में और इतनी हिकारत के साथ और कॉन्टेंट के साथ कि जब भी सैंडविच फैमिली के लोग मरते हैं तो ऐसा होता है कि वुल्व्स आते हैं और डॉग्स आते हैं और बार्किंग और हाउलिंग का सिलसिला चलता रहता है। इन्हें ये बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन अब यही बात जब इनके सामने वाज़ेह हो चुकी थी कि वाकई एमिली वाज द मेंबर ऑफ सैंडविच फैमिली एंड शी वाज द लास्ट मेंबर ऑफ सैंडविच फैमिली, तो इन्होंने खुद अखबार में इस तरह इस खबर को छपवाया कि हमारी एक बहुत ही अजीज़ दोस्त हमें 29 दिसंबर को सर्दी की आखिरी शाम में छोड़कर चली गई। ये रैशनल एक्सप्लेनेशन थी। So I hope you got a clear idea about this स्टोरी। अच्छा, मैं इसके बारे में, चूँकि हमारे पास अभी 5 मिनट हैं, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगा। यहाँ मैं कुछ कीवर्ड्स भी मेंशन करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। जो क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में हमें इसके बारे में नज़र आते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट वाज द रियल स्टोरी। सही है, व्हाट वाज द रियल स्टोरी ऑफ सैंडविच फैमिली, या वो स्टोरी विच वाज अटैच विद दिस कैसल। सही है, तो रियल स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। वैसे स्टोरी क्या थी जो बैरनस को, जो बैरनस ने सुनाई थी, उसका ये ख्याल था कि जब कोई भी मर जाता है यहाँ पर तो वो कुत्ते और भेड़िए जमा हो जाते हैं और शोर मचाते हैं। लेकिन रियल स्टोरी ये थी कि सैंडविच फैमिली का अगर कोई मरता है तब ऐसा होता है, वरना ऐसा नहीं होता। सही है। इसी तरह एक और जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाट डिड कॉनराड आस्क हिज सिस्टर। कॉनराड ने अपनी बहन से क्या पूछा था, मतलब जो स्टार्टिंग कन्वर्सेशन थी ना उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि अब ये बता दें कि उसने पूछा क्या था अपनी बहन से। सही है, तो कॉनराड के बारे में क्वेश्चन आ गया, उसकी कन्वर्सेशन के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। इसी तरह एक और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये आता है कि व्हाट वाज द फर्स्ट साइन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वुल्व्स। भेड़िए आते थे और वो जमा हो जाते थे तो कैसे पता चलता था, पहली निशानी, फर्स्ट साइन क्या होता था उसका। सही, तो फर्स्ट साइन यही होता था कि जब वो आते थे तो एक बिल्कुल एक बर्स्ट की तरह आवाज़, मतलब आवाज़ लगता था ऐसे फूट पड़ी है और तेज़ आवाज़ आना शुरू हो जाती थी उनके भौंकने की, कुत्तों के और वुल्व्स के हाउलिंग, चीखने चिल्लाने की। सही है, तो फर्स्ट साइन ऑफ देयर प्रेजेंस, ये याद रहेगा आपको। अच्छा, एक और जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप उसकी तैयारी कर सकें और याद कर सकें। रैशनल एक्सप्लेनेशन, ये जो अभी हमने लास्ट में बात की है ना इसकी, तो रैशन का मैंने आपको मतलब बता दिया। रैशन कहते हैं अकल को और रैशनल का मतलब है अकली। सही, तो रैशनल एक्सप्लेनेशन इस वाक़ये की उन्होंने क्या बनाई थी। वैसे तो ये मिस्टीरियस वाक़या था, एक ऐसा वाक़या कि जिसको अकल से समझा नहीं जा सकता था, वो मिसरार वाक़या था। ऐसा क्यों हो गया, उन्हीं के साथ ऐसा क्यों होता था, ये हम नहीं जानते। बट रैशनल एक्सप्लेनेशन उन्होंने ये बनाई थी कि सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि कुत्ते और भेड़िए परेशान होकर बाहर निकल आए थे और वो चीखने चिल्लाने लगे थे, और उसी वजह से जो दरख्त था क्रैश डाउन हो गया था। सो ये है कुछ बातें जो कि इस स्टोरी से रिलेटेड है और ये पेपर के अकॉर्डिंगली इम्पॉर्टेंट होती है। सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। वो ये कि अगर आप अपने बुक के पेज नंबर 102 को देखें तो यहाँ पर देखिए आपको एक और क्वेश्चन नज़र आ रहा है, व्हाट डिड द बैरनस थिंक द लेजेंड वाज। बैरनस का क्या ख्याल था कि असल स्टोरी क्या थी, मतलब वो क्या ख्याल करती थी कि जो लेजेंड का मतलब यहाँ पर स्टोरी है। सही है, ओल्ड लेजेंड, ओल्ड स्टोरी, तो उसका क्या ख्याल था कि स्टोरी क्या है। वही वाली बात है कि एक तो है रियल स्टोरी, रियल स्टोरी यही थी कि सैंडविच फैमिली का अगर कोई मरता है तो ये वाक़यात पेश आते हैं, और वैसे जो उसके जहन में स्टोरी थी वो ये थी कि कोई भी मर जाता है तो ऐसा हो जाता है। इसीलिए वो कह रही थी कि मेरी मदर इन लॉ का जब यहाँ पर इंतकाल हुआ था तब तो कोई भेड़िया और कोई भी कुत्ता यहाँ पर नजर नहीं आया था, कोई शोर नहीं हुआ था, क्योंकि वो यही ख्याल करती थी सैंडविच फैमिली का कोई मरता है तब ऐसा होता है। सही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और जो आप नोट कर लें वो ये कि यहाँ कुछ कैरेक्टर्स के नाम भी दिए गए जो कि ये कह लें साइड कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि एक कैरेक्टर का नाम लास्ट में हमें नज़र आता है बैंकर्स वाइफ।
बैंकर्स वाइफ असल में देखिए एक इनका गेस्ट था जो कि बैंक में जॉब करता होगा, इसलिए वो बैंकर कहलाता था। तो बैंकर्स वाइफ उसकी भी ज़ाहिर खातून अहलिया इनकी फैमिली की गेस्ट बनी हुई थी। मैंने जैसे बताया कि इनके यहाँ वो जश्न मनाया जाता था ये दिसंबर के लास्ट उसमें, तो उसकी वाइफ ने जो कमेंट किया था वो यही था, रैशनल एक्सप्लेनेशन दी थी कि देयर वाज अ मूवमेंट ऑफ साइलेंस, एक खामोशी का सिलसिला हो गया। वो खामोशी जब हो गई तो उसने कहा कि शायद इंटेंस कोल्ड की वजह से ऐसा हुआ है। सही है। सो दैट वाज अ रियल स्टोरी, और आई होप कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा। हमने हर चीज़ को डिटेल में समझा है, और टाइम तकरीबन हमारा यहाँ पर आके एंड हो गया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। थैंक यू वेरी मच।